100 बात की एक बात ये कि ये बात जब सब जानते हैं इतने साल से कि फारस की खाड़ी में ही ये सारे देश जो हैं, जो जिनकी जमीन से तेल निकलता है, उनको अपना तेल दुनिया में सप्लाई करने के लिए फारस की खाड़ी से ही अपने जहाज बाहर ले जाने पड़ते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना पड़ता है और हॉर्मूज का ये गलियारा इतना संकरा है कि दूसरी तरफ बैठा ईरान अगर चाहे तो उसको रोक सकता है। तो दुनिया भर का इतना तामझाम खड़े करने वाले देशों ने कोई दूसरा रास्ता बनाने की क्यों नहीं सोची, ताकि इस रास्ते से जाना ही ना पड़े। इतना पैसा है इन सब देशों के पास, यूएई के पास, सऊदी अरब के पास, कुवैत है, बहरीन है, कतर है। ये सब तेल से बहुत पैसा कमा चुके हैं इतने सालों में। उन्होंने यूरोप, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले ऐसे चमकदार शहर बना दिए, तो इन्होंने कोई अल्टरनेटिव रास्ता बनाने की क्यों नहीं सोची? और अमेरिका ने क्यों नहीं सोची? अपने इतने महंगे हथियारों वाले सेना के अड्डे बना दिए, तेल का रास्ता बनाने की नहीं सोची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बाईपास करने के लिए। ईरान ब्लॉक करके बैठा है तो दुनिया की 20% तेल की सप्लाई बंद हो गई। इनको पता नहीं था कि अगर युद्ध हो गया तो ईरान हॉर्मूज का गलियारा रोककर इनका और दुनिया की अर्थव्यवस्था का टेटुआ दबा सकता है। तो इसका जवाब है कि इन्होंने सोचा तो था और प्लानिंग भी की थी और एक दूसरा रास्ता बनाया भी था और दूसरा रास्ता है भी। वो रास्ता है पाइपलाइनों का। 2 पाइपलाइनें बनी हुई हैं। ये पाइपलाइनें तेल को खतरे वाले हॉर्मूज गलियारे को समुद्री रास्ते से बचाकर जमीन से ले जाती हैं। ये तो अब सब लोग जान ही गए कि हॉर्मूज का समुद्री गलियारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा जलमार्ग है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और ईरान ने युद्ध में इसे बंद कर दिया है। उसने ऐलान कर रखा है वहां से कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो हमला कर देगा। और अब तो खबरें हैं कि उसने समुद्र में माइन बिछा दी हैं, इसलिए जहाजों का वहां से आना जाना लगभग बंद हो गया। इसलिए दुनिया का ध्यान जा रहा है 2 पाइपलाइनों पर। एक पाइपलाइन है सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। तो उसको समझने से पहले अगर आप सऊदी अरब का नक्शा देखो तो दिखता है कि सऊदी अरब के एक तरफ पर्शियन गल्फ है यानी फारस की खाड़ी है और दूसरी तरफ रेड सी है यानी लाल सागर है। तो दूसरे देशों का तो समझ में आता है कि वो तो हैं ही फारस की खाड़ी की तरफ, तो उनकी तो मजबूरी हो सकती है कि वो फारस की खाड़ी से ही अपना तेल भेजे और उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब तो अपने पश्चिम से लाल सागर से भी भेज सकता है, उधर से क्यों भेज रहा है? उस तरफ तो ईरान नहीं है, तो उसका तेल भी फारस की खाड़ी से क्यों जाता है? उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसके भी तेल के कुएं इसी साइड पर हैं, यानी पूर्वी तरफ हैं, फारस की खाड़ी की तरफ हैं, जिसकी दूसरी तरफ ईरान पड़ता है। सऊदी अरब के ज्यादातर बड़े और मुख्य तेल के कुएं उसके पूर्वी हिस्से में हैं, फारस की खाड़ी के किनारे पर हैं। उनमें सबसे बड़ा है गवार। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में अल ऐसा के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है गवार। फारस की खाड़ी से थोड़ा सा अंदर है, लेकिन है पूरी तरह पूर्वी तरफ। तो यह तो हो गया सऊदी अरब की जमीन में। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है सऊदी अरब के समुद्री इलाके में, जिसका नाम है सफानिया, और यह तो फारस की खाड़ी के समुद्र में ही है, पूर्वी तट के करीब। इन 2 के अलावा बाकी जो उसके बड़े ऑयल फील्ड हैं, जैसे अबकैक, कतीफ, शबाह वगैरह, वो सब भी उसके पूर्वी प्रांत में ही है, यानी फारस की खाड़ी के पास ही है उसका तेल भी। उसके पश्चिमी तरफ रेड सी यानी लाल सागर के किनारे, मतलब यानबू या जिद्दा के पास उसका कोई बड़ा तेल क्षेत्र नहीं है। उस साइड ना के बराबर तेल निकलता है। सऊदी अरब का 90% तेल, 90% से ज्यादा तेल उत्पादन उसके पूर्वी हिस्से में ही होता है, इसलिए उसका ज्यादातर तेल फारस की खाड़ी के बंदरगाहों से ही जहाजों में लोड होता है। फारस की खाड़ी में उसके बंदरगाह हैं रास तनूरा में, जुआयमा में, वहीं से जहाजों में तेल भरा जाता है क्योंकि कुएं ही उन्हीं के पास हैं। जहाज वहां से सीधे हॉर्मूज से होते हुए पूरी दुनिया में जाते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटा, सस्ता और आसान रास्ता है। लाल सागर की साइड पर भी सऊदी अरब का यानबू बंदरगाह है, लेकिन वहां से तेल बहुत ज्यादा नहीं जाता। लेकिन सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन बनाई हुई है यानबू से पूर्वी हिस्से का तेल भेजने के लिए। यह है इसकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में अबकैक नाम की जगह है, वहां से यह पाइपलाइन शुरू होती है। अबकैक में बड़े तेल के कुएं
और ये पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को पार करके पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम में लाल सागर के किनारे यानबू बंदरगाह तक जाती है। लगभग 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, क्योंकि इस साइड से उस साइड की दूरी 1200 किलोमीटर है और पूरा अरब का रेगिस्तान क्रॉस करना पड़ता है। इस पाइपलाइन की क्षमता रोजाना 50 लाख बैरल तेल ले जाने की है। यानी ये हॉर्मूज के गलियारे को पूरी तरह बाईपास कर देती है। मतलब वो उस रास्ते से जाती है दूसरी साइड से, क्योंकि यानबू से तो जहाज लाल सागर से निकल सकते हैं, यानी फारस की खाड़ी में जाना ही नहीं होगा। और फारस की खाड़ी में ही नहीं जाना तो हॉर्मूज का गलियारा तो रास्ते में आएगा ही नहीं। इसके अलावा एक और पाइपलाइन बनाई हुई है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। यह है अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। इसको हबशान फुजैरा पाइपलाइन भी कहते हैं। यूएई को फारस की खाड़ी की तरफ, यूएई तो फारस की खाड़ी की तरफ है, लेकिन यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के एक पॉइंट से जमीन के रास्ते दूसरे पॉइंट तक जाती है, ताकि समुद्र से हॉर्मूज के गलियारे को बाईपास कर दे। अबू धाबी के हबशान से शुरू होती है, जहां तेल के बड़े कुएं हैं, और यह पाइपलाइन करीब 400 किलोमीटर लंबी है और पूरे यूएई को पार करके यह ओमान की खाड़ी के किनारे फुजैरा बंदरगाह तक पहुंच जाती है। इसकी क्षमता रोजाना 15 लाख से 18 लाख बैरल ले जाने की है। फुजैरा सीधा ओमान की खाड़ी पर है, मतलब हॉर्मूज के गलियारे को पार करने के बाद आता है समुद्र में, और वहां तक जमीन से तेल पहुंचा दो, फिर वहां से जहाज खुले समुद्र में जा सकते हैं। यानी हॉर्मूज का गलियारा बाईपास हो जाता है। तो अब सवाल यह कि फिर दिक्कत क्या है? क्या इन पाइपलाइनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। दोनों पाइपलाइनों से तेल भेजा जा रहा है। सऊदी अरब अपनी पाइपलाइन से तेल यानबू भेज रहा है, यूएई अपनी से फुजैरा भेज रहा है। खाड़ी देशों के जहाज अब इन बंदरगाहों की तरफ मुड़ रहे हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आपने ध्यान नहीं दिया, इनकी क्षमता कितनी है। सऊदी अरब की पाइपलाइन से 50 लाख बैरल तेल रोजाना जा सकता है, यूएई की पाइपलाइन से रोजाना 15 लाख बैरल तेल जा सकता है। यानी दोनों पाइपलाइनों से कुल मिलाकर लगभग 65 लाख बैरल तेल रोजाना भेजा जा सकता है। और फारस की खाड़ी से आमतौर पर तेल जाता है रोजाना कितना? 2 करोड़ बैरल के आसपास। और एक और दिक्कत यह है कि सऊदी अरब का जो यानबू बंदरगाह है, जहां पाइपलाइन जा रही है, वहां पाइपलाइन से भले ही 50 लाख बैरल रोज पहुंचाने की क्षमता हो, लेकिन बंदरगाह बड़ा नहीं है, तो वहां से इतना तेल लोड नहीं किया जा सकता। बंदरगाह की अपनी क्षमता 25 लाख बैरल तेल लोड करने की है, तो 50 लाख बैरल भेजकर क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा? जाएगा तो 25 लाख बैरल ही वहां से। यानी वहां से 25 लाख बैरल मान लो, यूएई के फुजैरा से 15 लाख मान लो, तो लगभग 40 लाख बैरल तेल ही पाइपलाइन से भेजकर हॉर्मूज के गलियारे को बाईपास कर सकते हैं, जबकि वहां से रोज जाता था 2 करोड़ बैरल। यानी इन पाइपलाइनों से जितना तेल भेज सकते हैं उसका 5 गुना जा रहा था, अभी उसका 20% ही हो पाएगा एक तरह से। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इन रास्तों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए ट्रक, जहाज, टर्मिनल, बाकी सिस्टम, व्यवस्थाएं, वो ढांचा अभी तैयार ही नहीं है। इन्हें टेस्ट ही नहीं किया गया है इतने बड़े लेवल पर। और युद्ध के कारण ये पाइपलाइन भी हमलों का निशाना तो बन ही सकती हैं। अगर तेल के डिपो पर हमले हो सकते हैं तो पाइपलाइन पर भी हो सकते हैं। पूरी पाइपलाइन के रास्ते में तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं लगा सकते। और जहाजों को लाल सागर से तेल उठाना पड़ेगा तो वो समुद्री रास्ता लंबा भी पड़ेगा, और वहां पर भी हूथी विद्रोहियों ने धमकी दे दी है, लंबा भी पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, और वहां हूथी बैठे हैं। यानी ये पाइपलाइनें अभी कुछ राहत जरूर दे रही हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि ये पूरी तरह से हॉर्मूज के गलियारे की जगह ही ले लें और उस रास्ते से जाने की जरूरत ही ना पड़े। और ये तो 2 ही देशों का मामला है, सऊदी अरब और यूएई, और उनकी समस्या का भी पूरा हल नहीं हो रहा। बाकी जो देश हैं खाड़ी के, उनकी गर्दन तो हॉर्मूज के गलियारे में ही फंसी हुई है। उनको जहाज हॉर्मूज में ही उनके लॉक हो चुके हैं, और चाबी ईरान के पास है। 100 बात की बात।